नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि साहू डिग्निटी कॉमर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड चैप्टर कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बीजक की चर्चा की थी। बीजक में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की थी, जिसपे हमने बीजक का उपयोग भी बताया था और बीजक के लाभ भी बताए थे। फिर उसके बाद भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बीजक के प्रकार बताए थे और बीजक के नमूने भी बताए थे। आज की इस वीडियो में हम ठीक उस वीडियो के आगे चलने वाले हैं, जहां पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि बीजक नहीं, सूचनार्थ बीजक का क्या आशय होता है और बीजक और सूचनार्थ बीजक में क्या अंतर होता है। तो सूचनार्थ बीजक, तो आज की मेरी टॉपिक है सूचनार्थ बीजक। सूचनार्थ बीजक कि सूचनार्थ बीजक क्या होता है। सूचनार्थ बीजक से आशय कि एक ऐसा बीजक जो विक्रेता द्वारा क्रेता को, काफी हल्का चल रहा है मार्कर, दूसरा लेते हैं। क्रेता द्वारा, ऐसा बीजक जो विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु का मूल्य किस्म तथा वस्तु पर लगने वाले समस्त व्ययों की अनुमानित जानकारी के लिए लिखा जाता है। तो सूचनार्थ बीजक क्या होता है? ऐसा बीजक जो विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु का मूल्य, किस्म, वस्तु पर लगने वाला समस्त व्यय की अनुमानित जानकारी के लिए क्रेता को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। जिससे क्या हो सकता है? क्रेता को ज्ञान हो सके कि वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु के ऊपर कौन से चार्जेस लग सकते हैं और कितने चार्जेस लग सकते हैं, कौन से व्यय इस पे होंगे, कौन से व्यय नहीं होंगे, सारे व्यय एक साथ जानने के लिए क्या किया जाता है? विक्रेता द्वारा क्रेता को लिखा जाता है। ये एक सिर्फ सूचना देने के लिए बीजक है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। ये सिर्फ सूचनार्थ बीजक, इसीलिए इसका नाम भी सूचनार्थ बीजक है, क्योंकि इसमें कोई वास्तविकता नहीं, ये सिर्फ एक अनुमानित बीजक होती है। तो आशा है कि आप सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा कि सूचनार्थ बीजक सिर्फ एक अनुमानित बीजक है, जो कि सिर्फ सूचना देने के लिए विक्रेता द्वारा क्रेता को लिखा जाता है। आगे देखते हैं कि सूचनार्थ बीजक और बीजक में अंतर क्या होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीजक क्या होता है और सूचनार्थ बीजक क्या होता है। तो बीजक एक अलग चीज है और सूचनार्थ बीजक एक अलग चीज है। मतलब सेम तो दिखने में है, लेकिन कुछ सेम नहीं है, इसमें कुछ चीजें हैं, बहुत सी अलग सी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीजें हैं कि बीजक जो होता है, जो साधारण बीजक होता है, वो वास्तविकता होती है, और जो सूचनार्थ बीजक होता है वो सिर्फ नाम मात्र होती है, जिसका उद्देश्य सेवक केवल क्या होता है? क्रेता को मूल्य की जानकारी करवाना होता है, मूल्य की सूचना देना होता है, उस पे वस्तु के पीछे कौन सा कितना व्यय लग रहा है, इस बात से क्रेता को अवगत कराना होता है। तो सूचनार्थ बीजक और बीजक में अंतर, ये नेक्स्ट टॉपिक है, बीजक तथा सूचनार्थ बीजक में अंतर। बीजक में अंतर, सबसे पहले एक तरफ लिखते हैं बीजक और एक तरफ लिखते हैं सूचनार्थ बीजक। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजक अक्सर ये पूछता भी है एग्जाम में कि बीजक क्या होता है और सूचनार्थ बीजक क्या होता है। ये बीजक और सूचनार्थ बीजक अक्सर एग्जाम में पूछता है
इसलिए बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के छात्रों के लिए सूचनार्थ बीजक और बीजक में जो है अंतर महत्वपूर्ण है कि उनको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है, सूचनार्थ बीजक क्या होता है, बीजक क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस हमेशा हर बार लगभग में कहीं ना कहीं पूछता रहता है। तो आइए समझते हैं कि बीजक और सूचनार्थ बीजक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अंतर होता है इसे बनाने की। बीजक क्या होता है? बीजक हमेशा वस्तु की बिक्री के पश्चात बनाया जाता है। वस्तु की बिक्री के पश्चात बनाया जाता है। और जबकि दूसरा सूचनार्थ बीजक पहला ही रहेगा इसमें भी। सूचनार्थ बीजक में क्या होगा कि यह वस्तु की मूल्य जानकारी क्रेता को ज्ञान कराने के लिए वस्तु के बिक्री के पूर्व बनाया जाता है। पूर्व बनाया जाता है। दूसरा है बीजक में वास्तविक खर्चे होते हैं। बीजक में वास्तविक खर्च शामिल होते हैं। दूसरा इसमें होगा सूचनार्थ बीजक में वस्तु के अनुमानित खर्च शामिल किए जाते हैं। इसके और भी अंतर हैं, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, इसीलिए हमको इसे मिटाना पड़ेगा। तो आप सभी अगर इसे लिखना चाहते हैं तो आप सभी इसे वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं। इसके और भी अंतर हैं। दो हमने पहले बता दिया था, अब दो के आगे मैं बताने जा रहा हूं कि तीसरा अंतर क्या होता है। तीसरा अंतर है इसमें इसके बनाने का उद्देश्य, एक मिनट, सॉरी, इसका उद्देश्य क्रेता को वस्तु बिक्री की जानकारी देना होता है। वस्तु बिक्री की जानकारी देना होता है। इसमें होता है कि इसका उद्देश्य वस्तु खरीद का प्रोत्साहन देना होता है।
इसमें भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखना अनिवार्य होता है ना, अनिवार्य होता है, अरे होता है। और इसमें अनिवार्य नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि ये अनुमानित बीजक है, ये अनुमानित बीजक है। इसका प्रयोग क्रेता द्वारा किया जाता है, किया जाता है, और इसका प्रयोग भावीय क्रेता द्वारा किया जाता है। किया जाता है। समझते हैं। देखिए इसमें तीसरा मैंने लिखा है कि इसका उद्देश्य क्रेता को वस्तु की बिक्री की जानकारी देना होता है। विक्रेता क्या करता है, वस्तु की बिक्री के पश्चात क्रेता को एक बीजक तैयार करके भेजता है, जिससे यह बताया जा सकता है, क्रेता को यह पता चल जाए कि उसकी वस्तु की बिक्री की जा चुकी है, उसकी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। तो ये जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। ये बीजक वस्तु की बिक्री की जानकारी क्रेता को देने के लिए बनाया जाता है। सूचनार्थ बीजक क्या होता है, इसका उद्देश्य वस्तु की खरीद को प्रोत्साहन देना होता है। अगर विक्रेता वस्तु का एक सूचनार्थ बीजक क्रेता को देता है तो उससे क्या होता है कि क्रेता के ऊपर एक उत्साह की भावना होती है कि क्रेता ने उसे पता चल जाता है कि कई बीजकों के मिलान करने के पश्चात, कई व्यापारियों के बीजक मिलान करने के पश्चात उससे जो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम बीजक लगता है वो उस व्यापारी के साथ हो जाता है। तो इसीलिए वो प्रोत्साहन देने के लिए ये बीजक तैयार किया जाता है। चौथा है, इसमें भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखना अनिवार्य होता है। ये बीजक एक वास्तविक बीजक होता है। इसमें सारे खर्च वास्तविक होते हैं, इसमें मूल्य सारे वास्तविक होते हैं, इसमें वस्तु की किस्म, वस्तु की मात्रा सब कुछ वास्तविक होते हैं। इसलिए इसमें भूल चूक लेनी देनी शब्द लिखना क्या होता है, इस बीजक में अनिवार्य होता है। जबकि सूचनार्थ बीजक में अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि ये अनुमानित बीजक है, इसके कोई वास्तविकता नहीं होती है। ये केवल सूचना मात्र देना होता है, वो भी किसको सूचना दिया जाता है, क्रेता को दिया जाता है विक्रेता द्वारा। और अगला है पांचवा, इसका प्रयोग क्रेता द्वारा किया जाता है। ये बीजक प्रयोग करता है, क्रेता करता है। क्रेता वस्तु को खरीदता है, बदले में उसको वस्तु की बीजक मिल जाती है, उस पे मूल्य बीजक मिल जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, माल की बिल्टी प्राप्त करता है। भविष्य में अगर कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि सूचनार्थ बीजक में क्या होता है, इसका प्रयोग भावी क्रेता द्वारा किया जाता है। भावी क्रेता क्योंकि ये अनुमानित है, अभी क्रेता खरीदा नहीं है, अभी वो क्रेता हुआ नहीं है, वो भविष्य का क्रेता है। अगर वो मुझसे, मेरे बीजक से प्रभावित हुआ, वो मुझसे व्यवसाय करना चाहता है, मुझसे व्यापार करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो मुझसे माल खरीदेगा। अभी पर खरीद नहीं रहा है, इसीलिए वो भविष्य का क्रेता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि इसका प्रयोग भावी क्रेता द्वारा किया जाता है। तो किसी भी अंतर को एग्जाम में लिखना है तो सिर्फ 5, कम से कम तो 5 लिखिए ही, जरूर से जरूर लिखिए। और मैंने इसके और भी अंतर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है मैंने आप सभी को लिखवा दिया। आप चाहे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अंतर है। अगर आप पॉइंट वाइज देखा जाए तो बहुत सारे अंतर हैं और सब के सब इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे मैं पढ़ाने जाऊंगा। तो अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक है जमा व नाम की चिट्ठी बनाना। जमा व नाम की चिट्ठी बनाना।
चिट्ठी बनाना। तो जमा व नाम की चिट्ठी बनाना क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जमा व नाम की चिट्ठी विक्रेता द्वारा बनाई जाती है। तो सबसे पहले जमा चिट्ठी के बारे में समझते हैं कि आखिर जमा चिट्ठी क्या होती है। जमा चिट्ठी क्या होती है, तो आइए समझते हैं जमा चिट्ठी। जमा चिट्ठी क्या होती है। जमा चिट्ठी जब कभी भी विक्रेता द्वारा बीजक बनाते समय अशुद्धि के कारण अधिक धनराशि लिख दी जाती है, तब विक्रेता क्रेता को एक जमा की चिट्ठी लिखता है, जिसका उद्देश्य यह प्रकट करना होता है कि यथा वस्तु का मूल्य अधिक लगा दिया गया है और उस अधिक राशि को, उस अधिक रकम को आपके खाते में जमा कर दिया गया है। तो आप उस क्रेता को यह आश्वस्त किया जाता है कि आपके जो अधिक धनराशि लगाई गई है वो धनराशि आपके खाते में जमा कर दी गई है। आप उस धनराशि को अपने देय धनराशि में से घटाकर आप उतना भुगतान करने की कृपा करें। तो इस जमा चिट्ठी का सिर्फ इतना ही आशय होता है कि जमा चिट्ठी का अर्थ यही होता है कि जमा चिट्ठी। तो आप लिख सकते हैं कि जब कभी भी विक्रेता द्वारा वस्तु का मूल्य बीजक में अधिक लगा दिया जाता है तो इस त्रुटि को सुधारने हेतु विक्रेता क्रेता को जमा की चिट्ठी लिखता है जिसका उद्देश्य क्रेता को आश्वस्त करने के लिए जिसका उद्देश्य क्रेता को आश्वस्त करने के लिए कि अधिक धनराशि क्रेता के खाते में जमा कर दिया गया है तथा क्रेता जमा रकम को घटाकर शेष रकम भुगतान करने की कृपा करे। शेष रकम भुगतान करने की कृपा करे। तो जमा चिट्ठी का आशय है कि जब कभी भी विक्रेता द्वारा वस्तु का मूल्य बीजक में अधिक लगा दिया जाता है तो इस त्रुटि को सुधारने हेतु विक्रेता क्रेता को जमा की चिट्ठी लिखता है, जिसका उद्देश्य क्रेता को आश्वस्त करने के लिए होता है कि अधिक धनराशि क्रेता के खाते में जमा कर दिया गया तथा क्रेता जमा रकम की धनराशि को घटाकर बाकी शेष रकम भुगतान करने की कृपा करे। तो चिट्ठी क्या होती है। जमा चिट्ठी वह चिट्ठी होती है जब कभी भूलवश किसी कारणवश जब बीजक में किसी वस्तु का मूल्य अधिक लगा दिया जाता है तो क्रेता द्वारा जो भी चिट्ठी इस सुधार हेतु क्रेता को लिखी जाती है तो वो चिट्ठी क्या कहलाती है, जमा की चिट्ठी कहलाती है।
अब आगे चलते हैं नाम की चिट्ठी पे। तो नाम की चिट्ठी के लिए सबसे पहले इसे हम मिटा लेते हैं। तो आइए चलते हैं नाम की चिट्ठी। नाम की चिट्ठी, नाम की चिट्ठी क्या होती है सुनिए। नाम की चिट्ठी वह चिट्ठी होती है जब कभी भी विक्रेता द्वारा बीजक में वस्तु का मूल्य कम लगा दिया गया हो, किसी कारणवश, किसी भूलवश या फिर किसी वस्तु का मूल्य छूट गया हो। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, नाम की चिट्ठी लिखा जाता है विक्रेता द्वारा क्रेता को। तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ आप लिख सकते हैं कि विक्रेता द्वारा भूलवश, विक्रेता द्वारा भूलवश बीजक में जब भी वस्तु का मूल्य कम लगा दिया जाए, वस्तु का मूल्य कम लगा दिया जाता है तो क्रेता इस भूल को सुधारने हेतु क्रेता को नाम की चिट्ठी लिखता है, ताकि क्रेता को यह ज्ञात हो सके कि जिस वस्तु का मूल्य जितनी धनराशि से कम की गई है, जितनी धनराशि से कम लिखी गई है वो उतनी धनराशि क्रेता के खाते में नाम कर दिया गया है। नाम कर दिया गया। तो जब नाम की चिट्ठी क्या होती है, विक्रेता द्वारा भूलवश बीजक में जब भी वस्तु का मूल्य कम लगा दिया जाता है तो क्रेता इस भूल को सुधारने हेतु क्रेता को नाम की चिट्ठी लिखता है, ताकि क्रेता को यह ज्ञात हो सके कि जिस वस्तु का मूल्य जितनी धनराशि से कम लिखी गई है उतनी धनराशि क्रेता के खाते में नाम कर दिया गया है, और वो उतनी धनराशि को बीजक में जोड़ के मूल्य भुगतान करने की कृपा करें। तो उम्मीद है कि आपको नाम की चिट्ठी समझ में आई होगी, जिसका सिंपल से एक अर्थ है, जिसका सीधा अर्थ है कि जब कभी भी विक्रेता द्वारा बीजक में किसी वस्तु का मूल्य कम लगा दिया जाता है या फिर किसी कारणवश बीजक में धनराशि कम दिखाई गई होती है, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता क्या करता है, क्रेता को एक नाम की चिट्ठी लिखता है अपनी गलतियों को, अपने भूल को सुधारने हेतु। तो अगली टॉपिक है हिसाब का विवरण। या खाता विवरण। हिसाब का विवरण या खाता विवरण। हिसाब का विवरण क्या होता है या खाता विवरण, ये दोनों नाम एक ही है, चाहे हिसाब का विवरण बोलिए या फिर खाता विवरण बोलिए या फिर लेखा विवरण बोल भी सकते हैं। आप इसे क्या बोल सकते हैं, लेखा विवरण। लेखा विवरण भी बोल सकते हैं इसे।
तो हिसाब का विवरण, खाता विवरण, लेखा विवरण तीनों एक ही है। ये समझते हैं कि हिसाब का विवरण क्या होता है। जब विक्रेता द्वारा कोई वस्तु क्रेता को बेच दी जाती है तो विक्रेता अपने यहाँ क्रेता का एक खाता खोलता है, और जब क्रेता किसी विक्रेता से अपने यहाँ जब क्रेता विक्रेता से वस्तु खरीदता है तो क्रेता अपने यहाँ विक्रेता का एक खाता खोलता है। तो जो विक्रेता होता है वो क्या करता है, अपने खाते की एक प्रति निकाल के विक्रेता को वस्तु का मिलान, वस्तु के मूल्य की मूल्य, किस्म तथा मात्रा, उसके व्यय, जितने भी चीज़ों का उसमें उल्लेख होता है सबका मिलान अपने खाते में करने के लिए उसे देता है। तो वही क्या कहलाता है, हिसाब का विवरण या फिर खाता विवरण। तो आप इसे लिख सकते हैं, उधार बिक्री के समय विक्रेता अपने यहाँ क्रेता का तथा क्रेता अपने यहाँ विक्रेता का एक खाता खोलता है। तथा एक निश्चित अवधि के बाद विक्रेता अपने यहाँ खोले गए खाते की एक प्रति क्रेता को भेजता है, ताकि क्रेता उस प्रति से अपने यहाँ खोले गए खाते की मिलान कर सके, अपने यहाँ खोले खाते से मिलान कर सके। खाते से मिलान कर सके। तो क्या होता है, उधार बिक्री के समय विक्रेता अपने यहाँ क्रेता का तथा क्रेता अपने यहाँ विक्रेता का एक खाता खोलता है, तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात विक्रेता अपने यहाँ खोले गए खाते की एक नकल कॉपी, एक प्रति कॉपी क्रेता को भेजता है, ताकि क्रेता क्या कर सके, वो अपने यहाँ खोले हुए खाते से उस प्रति का मिलान कर सके। तो ये जो नकल की प्रति होती है, जो खाते की एक नकल क्रेता को भेजी जाती है, वो कहा जाता है खाता विवरण, लेखा विवरण या फिर हिसाब का विवरण। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज का ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हुआ, और साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड चैप्टर कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स भी यहीं पे ख़त्म होता है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। लेकिन उसके पहले, अगर आपने इसके पहले का वीडियोस नहीं देखा है, इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप इस लिंक के माध्यम से जाकर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद।